भारत और चीन के बीच पूर्वी लद्दाख एलएसी पर पिछले 3 महीनों से तनाव जारी है और भारतीय सेना ने चीनी सेना को हद में रहने पर मजबूर कर दिया है, जिस पर चीन ने एक नई पैंतरेबाजी और घुसपैठ की कोशिश की है। और ये घुसपैठ की कोशिश उन्होंने डिजिटल माध्यम से की है। इस बारे में ज्यादा बातचीत के लिए हमारे साथ साइबर एक्सपर्ट पवन दुग्गल जी हैं। पवन दुग्गल जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका पंजाब केसरी नवोदय टाइम्स पर। सर, धन्यवाद। सबसे पहला मेरा ये सवाल कि आखिर ये डिजिटल जो घुसपैठ की है, क्या होती है ये? देखिए, आज जब हम इंटरनेट पर जाते हैं तो हमें लगता है कि हम पूरी दुनिया भर में कहीं पर किसी से कनेक्ट कर सकते हैं, कोई भी डिजिटल एक्टिविटी कर सकते हैं। लेकिन इंटरनेट पर जब हम जाते हैं, हम अपनी इलेक्ट्रॉनिक पदचिह्न या डिजिटल फुटप्रिंट छोड़ जाते हैं, ताकि हर एक्टिविटी कहीं ना कहीं लॉग होती है। अच्छा, अब जब से सोशल मीडिया आ गया है, हम सब लोग एक नए आंदोलन, एक नए दौर में गुजरे हैं, जहां पर हर व्यक्ति वॉमिट कर रहा है, उल्टी कर रहा है अपनी जानकारी को लेकर। और जब वो इस तरह की जानकारी को प्रकाशित करता है सोशल मीडिया पर, अधिकांश तौर पर उसके जो जानकारी के पीछे मेटा डेटा होता है, उसको वो रिमूव नहीं करता, उसको वो साफ नहीं करता, वो उसको एज इसी तस्वीरों को अपलोड कर देता है। उससे होता यह है कि हर तरह की डिजिटल जानकारी के साथ बहुत सारा मेटा डेटा इंटरनेट पर उपलब्ध होता है। अब जासूसी तो एक सॉवरेन फंक्शन है जो सदैव से राष्ट्र करते आते हैं अपनी राष्ट्रीय सुरक्षा को सबल बनाने के लिए। लेकिन अब वो समझ गए हैं कि कहीं ना कहीं अब दौर आ गया है हाइब्रिड वॉरफेयर का। इस हाइब्रिड वॉरफेयर में न केवल ट्रेडिशनल वॉरफेयर होता है, बल्कि साइबर वॉरफेयर होता है, फेक न्यूज होता है और डिजिटल फुटप्रिंटिंग होती है। ये डिजिटल फुटप्रिंटिंग वो प्रकरण है जिसके माध्यम से आप विभिन्न पब्लिक जो डोमेन में जानकारी है, उसके पीछे छुपी हुई जानकारी को एकत्रित करते हैं, उसका विश्लेषण करते हैं, और उसके विश्लेषण से जो आपको जानकारी या जो तस्वीर निकल कर आती है, उसका इस्तेमाल करते हैं। अब देखिए, चीन ने समझ लिया है कि भारत के साथ फ्रंटल मिलिट्री कॉन्फ्रंटेशन एक बहुत अच्छा रास्ता नहीं है, तो चीन भी हाइब्रिड वॉरफेयर का इस्तेमाल कर रही है, डिजिटल घुसपैठ करने की कोशिश कर रही है और कई सालों से करती आई है। मुझे तो लगता है कि भारतीय इकोसिस्टम, भारतीय डिजिटल पर्यावरण एक लीकिंग पर्यावरण है, जिसमें लगातार लीक चलती रहती है। पहले चाइनीज ऐप्स आते थे और वो विभिन्न भारतीय उपभोक्ताओं का डेटा एकत्रित कर चाइना भेजा करते थे। अब जब से उन पर बैन लागू हुई, तब भी ये चाइनीज जो मोबाइल्स हैं या चाइनीज सीसीटीवी कैमरास हैं, वो भी लगातार भारत से जानकारी एकत्रित कर चाइना भेज रहे हैं, ताकि उसका विश्लेषण मशीन लर्निंग द्वारा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस द्वारा किया जा सके, और उससे जो बिंदु निकल कर आए वो चाइना इस्तेमाल करना चाहेगा भारत के विरुद्ध। और चाइना बहुत ज्यादा बुद्धिमान है, वो अपने हाथ खुद गंदे नहीं करता। वो अपनी विभिन्न कंपनियों को कहता है कि आप डिजिटल घुसपैठ या डिजिटल जासूसी करिए, और वो जानकारी इन कंपनियों से लेता है चाइना के राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा कानून के तहत, जो 1 जून 2017 से चाइना में लागू हो रखा है। उस कानून के तहत हर वो कंपनी जो चाइना में है, उसको ये वचनबद्ध किया जाता है कि वो तमाम सारी जानकारी चाइनीज कंपनी के पास जो होती है, वो चाइनीज सरकार को, चाइनीज एजेंसी को देगी, और अगर वो नहीं देंगी तो वो दंडनीय अपराध है, उनको जेल भेजा जा सकता है। तो लिहाजा अब ये जो खबर आई है, इससे आश्चर्यचकित होने की आवश्यकता नहीं है। भारत से जो डेटा फिलहाल जो स्ट्रीम या नदी जा रही थी इन मोबाइल ऐप्स के द्वारा, वो बंद हो गई, लेकिन इन्होंने इसके माध्यम से, डिजिटल फुटप्रिंट के माध्यम से, कहीं ना कहीं जो भारतीय इन्फ्लुएंसर्स हैं, भारत के महत्वपूर्ण प्रतिभाशाली जो पर्सनालिटीज हैं, उनके डिजिटल डेटा के साथ डिजिटल माइनिंग करी है, डिजिटल मैपिंग करी है, ताकि उनका जो मेटा डेटा एकत्रित किया जा सके और ज्यादा जानकारी भारत के विरुद्ध एकत्रित करके उसका इस्तेमाल किया जा सके। सर, मैं एक चीज समझना चाहूंगा कि जैसे चीन ने डिजिटल जासूसी की है, क्या कोई भी देश किसी भी देश की जासूसी कर सकता है या इसके भी कोई नियम कानून होते हैं? देखिए, आइडियली तो दुनिया में इसको लेकर नियम कानून होने चाहिए, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अगर आप देखें तो कोई अंतर्राष्ट्रीय साइबर लॉ मौजूद नहीं है। आज तक कोई अंतर्राष्ट्रीय संधि नहीं आई है जिस पर हस्ताक्षर राष्ट्रों ने कर रखे हों, ताकि इस तरह की एक्टिविटीज को नियंत्रित लगाया जा सके। 2015 में जिनीवा में वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, वर्ल्ड सोसाइटी ऑन इंफॉर्मेशन सोसाइटी के अंतर्गत मैंने एक प्रस्ताव दिया था कि दुनिया को आज आवश्यकता है एक इंटरनेशनल कन्वेंशन ऑन साइबर लॉ और साइबर सुरक्षा को लेकर, लेकिन राष्ट्रों को बहुत ज्यादा इसमें कुछ मेरिट नहीं नजर आया।
उसका कारण ये है कि हर राष्ट्र आज कोवर्ट और ओवर्ट एक्टिविटियां करते हैं और उनको ये सूट करता है कि अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे कोई नियम ना हो, ताकि वो जो जैसी गतिविधि करना चाहें करें, वो पकड़े ना जा सके। यही कारणवश है कि कानून की अभाव है। हालांकि आज की तारीख में संयुक्त राष्ट्र के 2 स्पेसिफिक वर्किंग ग्रुप्स हैं जो फिलहाल काम कर रहे हैं। एक तो यूनाइटेड नेशंस ग्रुप ऑफ गवर्नमेंटल एक्सपर्ट्स और दूसरा है ओपन एंडेड वर्किंग ग्रुप ऑफ द यूनाइटेड नेशंस, जो अब विभिन्न जो सिद्धांतों पर शोध कर रहे हैं कि किस तरीके से अंतरराष्ट्रीय लेवल पर इस तरह की गतिविधियों पर रोक लगाई जा सके। लेकिन आज तक मैं बात करता हूं तो कोई नियम, कोई कायदे नहीं है। हर राष्ट्र कहता है कि मैं सॉवरन राष्ट्र हूं, मेरे को अपनी प्रभुता, अखंडता और सुरक्षा को बचाने के लिए, सशक्त करने के लिए जो कदम उठाने हैं मैं करूंगा, इंक्लूडिंग जासूसी। और अगर वो जासूसी डिजिटल माध्यम से भी मुझे करनी पड़ी तो मैं करूंगा अपने कंट्री के स्थित कंप्यूटर सिस्टम्स द्वारा। तो मुझे लगता है जैसे जैसे हम आगे जाएंगे, इस तरह की गतिविधियों पर अंतरराष्ट्रीय लेवल पर आपको रोक लगाने की आवश्यकता होगी। क्योंकि इस बार सर, क्योंकि डिजिटल जो जासूसी हुई है उसमें देश के प्रधानमंत्री, पूर्व राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और तमाम वो लोग जिनका देश से सरोकार है, बड़े पदों पर बैठे हैं, उनकी जासूसी की बात सामने आई है। देखिए, जो बड़े पद पर बैठे हैं वो बड़े निर्णय लेते हैं, लिहाजा उनके डिजिटल जासूसी करके जो जानकारी चीन ले सकता है वो बहुमूल्य होगी, लिहाजा वहां पर टारगेट किया जाता है इन डिजिटल फुटप्रिंटिंग के द्वारा। लेकिन प्रॉब्लम यह है ना कि हमारे अधिकांश से जो भारतीय इन्फ्लुएंसर्स हैं उन्हें इन डिजिटल पैंतरों के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं पता। तो आज अगर सरकार चाहे तो सेक्शन 87 भारत के इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट के तहत डिस्टिंक्टिव रूल्स एंड रेगुलेशंस ला सकती है कि ये डिजिटल इन्फ्लुएंसर्स क्या क्या गतिविधियां पालन करेंगे, ताकि उनका जो मेटा डेटा है उसका दुरुपयोग ना हो सके, और किस तरीके से हम लोग अपने रोजमर्रा के जीवन में साइबर सुरक्षा को एक अभिन्न हिस्सा बनाकर चलें। क्योंकि कहीं ना कहीं आपको समझना होगा कि ये केवल एक प्राथमिक चरण है। आने वाले चरणों में टारगेट किया जाएगा भारत का क्रिटिकल इंफॉर्मेशन इंफ्रास्ट्रक्चर, भारत की इलेक्ट्रिसिटी ग्रिड, भारत की बैंकिंग नेटवर्क्स, भारत की इंश्योरेंस नेटवर्क्स, भारत के न्यूक्लियर प्रोग्राम्स। तो लिहाजा अब दायित्व सरकार के ऊपर और बढ़ जाएगा कि वो एक बहुमुखी स्ट्रैटेजी लेकर आए। वर्तमान अभी कानून में हमने बहुत ज्यादा काम नहीं किया है। भारत के पास कोई विशिष्ट साइबर सुरक्षा कानून मौजूद नहीं है। जो राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा नीति है 2013 की, वो केवल कागजी घोड़ा बन के रह गई है। अच्छी बात यह है कि प्रधानमंत्री जी ने घोषणा कर रखी है कि राष्ट्र जल्द ही एक राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा स्ट्रैटेजी की घोषणा करेगा। लेकिन स्ट्रैटेजी के साथ साथ आपको और बहुत सारे कदम उठाने पड़ेंगे, क्योंकि देखिए चीन हर वो कदम उठा रहा है, साम दाम दंड भेद, तो वो टारगेट कर रहा है भारत को। लिहाजा भारत को भी वही भाषा चीन को समझानी पड़ेगी, साम दाम दंड भेद का इस्तेमाल करना पड़ेगा। साइबर आर्मी का गठन करना पड़ेगा जो 24 घंटे भारत के सॉवरन इंटरेस्ट का संरक्षण कर सके। और जिस तरीके से भारत को टारगेट बनाया जा रहा है, शायद भारतीय हैकर्स और भारतीय साइबर आर्मी भी चाइनीज जो लीडर्स हैं और चाइनीज इन्फ्लुएंसर्स हैं उनको भी हम टारगेट बताएं। कहीं ना कहीं उन्हें एक संदेश देना है कि साहब, आपने जिस भाषा में चीज समझनी है, हमने उसी भाषा में आपको मैसेज समझाना है। तो आप अपने दायरे में रहें, हमें अपने दायरे में रहने दें। कोएग्जिस्टेंस हम करेंगे तो हम दोनों राष्ट्रों के लिए अच्छा रहेगा, वरना तो विध्वंस और विनाश ही चारों तरफ फैलेगा। सर, मेरे 2 सवाल हैं, वो मैं समझना चाहूंगा अपने लिए भी और दर्शकों के लिए कि जो डिजिटल जासूसी चीन ने की है, जो डाटा इकट्ठा किया है, इससे चीन का क्या फायदा है और भारत को किस तरह का नुकसान है। साथ ही दूसरी चीज ये कि भारत की एक जो टीम है उन्होंने इस जासूसी को रोक दिया समय रहते रहते। तो ये दोनों सवालों की मैं आपसे समझना चाहूंगा। देखिए, डिजिटल जासूसी इसलिए की गई है क्योंकि चीन चाहता है कि उसे एडवांस इंफॉर्मेशन मिल जाए कि भारत क्या क्या चीजों की प्लानिंग कर रहा है। अब देखिए, तुरंत जैसे चाइनीज ऐप्स बैन हो गया, चाइना उम्मीद भी नहीं कर रहा था कि इंडिया इस दिशा में जाएगा और पहले 59 चाइनीज ऐप्स को बैन करेगा, फिर 118 चाइनीज ऐप्स को बैन करेगा। उसका सीधा प्रभाव यह हुआ कि जो कई 100 करोड़ प्रत्येक हफ्ते में रुपए भारत से चीन जाया करते थे वो बंद हो गए। जो डेटा की नदी भारत से चीन की तरफ बहा करती थी वो बंद हो गई। तो वो कहीं ना कहीं जो चीन के जो स्ट्रैटेजिक इंटरेस्ट हैं उसको प्रभाव करती है। लिहाजा उन्होंने डिजिटल घुसपैठ करके डिजिटल जासूसी का रास्ता अख्तियार किया है। और जासूसी भी कैसे करी है?
पब्लिक डोमेन में जो जानकारी उपलब्ध है उसके साथ ही उसके पीछे जो मेटा डेटा है उसको एकत्रित किया है, डिजिटल फुटप्रिंटिंग के माध्यम से ज्यादा और जानकारी लेने का प्रयास किया है ताकि उन्हें एडवांस इंफॉर्मेशन मिल सके। अल्टीमेट उद्देश्य यह है कि उन्होंने कहीं ना कहीं भारत की प्रभुता, अखंडता या सुरक्षा को नकारात्मक रूप से प्रभावित करने की कोशिश करनी है और अपनी सॉवरेन इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करना है। सिमिलरली भारतीय सरकार का भी दायित्व बनता है कि हर वो कदम जो उठा सकती है वो जरूर उठाए ताकि भारत की जो सॉवरेन इंटरेस्ट हैं साइबर स्पेस में उनका संरक्षण हो सके, भारत की सुवरेनिटी, सिक्योरिटी और इंटेग्रिटी को भी हम इफेक्टिवली कारगर रूप से प्रोटेक्ट कर सके। अल्टीमेटली तो देखिए ये गेम लगातार चलता रहेगा। आजकल क्योंकि बॉर्डर में एस्केलेशन ज्यादा हो रखी है टेंशन की, लिहाजा इस तरह के मामले भी सामने नजर आ रहे हैं। ऐसा नहीं है कि पहली बार इस तरह की डिजिटल जासूसी हुई है, पहले भी होती हुई है, आज भी हो रही है और आने वाले समय में भी होगी। आवश्यकता है कि हम कितने तैयार हैं। पदों पर बैठे लोगों की देखिए पहले भी होती रहती थी, अभी भी होती है और बाद में भी होगी। क्यों? क्योंकि देखिए अल्टीमेटली आज कहानी डेटा की है। आज हम डेटा युग में हैं, डेटा इकोनॉमी में रहते हैं। लिहाजा आपका डेटा अगर मुझे समय के अनुसार पहले मिल जाएगा तो मैं अपने निर्णय आपके अनुसार कुछ और कर पाऊंगा। चीन अपने निर्णयों को, अपनी स्ट्रैटेजी को इसलिए तो लगातार बदलता रहता है क्योंकि वो कॉन्स्टेंटली इंडिया से उत्पन्न हुए डेटा को देखता रहता है, उनका विश्लेषण करता रहता है और उनको पता है कि भारत में कोई बहुत स्पष्ट कानून नहीं है, यहाँ कोई डेटा प्रोटेक्शन संबंधी कानून नहीं है, निजता संबंधी कोई कानून नहीं है, साइबर सुरक्षा को लेकर कोई कानून नहीं है। तो उन्हें लगता है कि भारत एक लीकिंग इकोसिस्टम है, मैं जहां से डिजिटल घुसपैठ करना चाहता हूं मैं करता हूं और लगातार वो करते आए। अब कहीं ना कहीं भारत को अपनी नींद से जगना पड़ेगा। राष्ट्र ऑलरेडी अब साइबर सुरक्षा के प्रति सचेत हो चुका है। प्रधानमंत्री जी ने अपने इंडिपेंडेंस डे के भाषण में पहली बार साइबर सुरक्षा को इतना महत्व दिया जो आज से पहले किसी भारतीय प्रधानमंत्री ने अपने इंडिपेंडेंस डे के एड्रेस में नहीं दिया था। तो मुझे लगता है भारत काम कर रहा है, लेकिन अब ये जैसे जैसे नई चुनौतियां निकल कर और आ रही हैं, अगर हम एक बहुमुखी स्ट्रैटेजी अपनाएं जो चारों ओर से भारतीय नेटवर्क्स को, क्रिटिकल इंफॉर्मेशन इंफ्रास्ट्रक्चर को, भारतीय मेटा डेटा को, भारतीय इन्फ्लुएंसर्स को, भारतीय गवर्नमेंट को और भारतीय गवर्नमेंटल नेटवर्क्स को संरक्षित कर सके, उसमें समूचे भारत का बेनिफिट होने वाला है। बहुत बहुत शुक्रिया सर। और ये भी जाहिर हो रहा है कि चीन जिस तरह भारतीय सेना ने मुंहतोड़ जवाब दिया है, चीन की सेना को हद में रहने को कहा है, कहीं भी चीन की हताशा का भी एक कारण है कि चीन इस तरह की हरकत पर उतरा है। बहुत बहुत धन्यवाद पवन दुग्गल साहब, पंजाब के नवोदय टाइम्स से जुड़ने के लिए। धन्यवाद सर, नमस्कार।